आज के स्टॉक का नाम है नारायणा हेल्थ केयर। तो इस कंपनी में एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मुझे देखने को मिल रहा है। एंड पहली बात कि हम जितने भी स्टॉक्स डिस्कस करते हैं वो सभी यूजुअली वैल्यू स्टॉक्स होता है, बट यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं एक ग्रोथ स्टॉक के बारे में। एंड यहाँ पे बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन रहा है। तो वो कैसे, वो मैं डिस्कस करूँगा। यहाँ पे आप देखने को मिल रहा है आपको चार्ट पे कि ऑलमोस्ट अराउंड फेब्रुआरी से कंपनी जो साइडवेज गया वहीं पे ट्रेड कर रहा है। अभी तक ऊपर नहीं गया है, बट कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो आपको बढ़िया देखने को मिलेगा, जो रेवेन्यू है। एंड सबसे पहली बात, बिजनेस अंडरस्टैंड करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एंड यहाँ पे ये जो नारायण हेल्थ केयर है, तो इसमें ये कंपनी हॉस्पिटलिटी बिजनेस में है। एंड इनका जो बिजनेस है वो आपको थोड़ा सा इस तरीके से समझना पड़ेगा कि जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। एंड इस कंपनी को अपना जो टॉप लाइन है उसको इंक्रीज करने के लिए, सिंपल कॉमन अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अपना जो टॉप लाइन है उसको इंक्रीज करने के लिए कंपनी के बैलेंस शीट में जो फिक्स एसेट है उसको इंक्रीज करना ही पड़ेगा। मतलब कंपनी को कैपेक्स करना ही पड़ेगा। कैपेक्स बिना किए कंपनी वो जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है उसको यूटिलाइज नहीं कर सकता। बिकॉज आप अगर एक हॉस्पिटल लगाते हो, उसमें अगर एक्स अमाउंट ऑफ बेड है तो आप एक्स अमाउंट ऑफ ही जो कस्टमर्स है, जो पेशेंट है, उनको हैंडल कर सकते हो। उससे ज़्यादा 2x 3x करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा कैपेक्स, राइट। उसके लिए आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत है। तो उसलिए बिजनेस भी बढ़िया होना चाहिए, जो कि हमको ऑलरेडी दिख रहा है कि एग्जिस्टिंग जो बिजनेस है वो बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो किया है। एंड यहाँ पे आज मैं आपको एक पीपीटी शेयर करूँगा डिस्क्रिप्शन में, जो कि मैंने बनाया था कुछ टाइम पहले, कुछ घंटे का रिसर्च करके। तो आप अगर इसको भी देखोगे आपको बहुत अच्छा खासा इंसाइट मिलेगा। एंड एक एक लाइन जो है अच्छे से ध्यान से देखना, तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो इसी को लेके मैं आपको आज का जो एनालिसिस है वो शॉर्ट में करने वाला हूँ, बिकॉज आपको पता है वेडिंग सीजन है, लास्ट डे भी वीडियो नहीं आया था। तो आज मैं ये कंपनी के बारे में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इंडस्ट्री है। द हेल्थ केयर इंडस्ट्री इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्लोबली इंडस्ट्री है। एंड एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ CAGR ऑफ 8% टिल 32, राइट। तो जो इंडस्ट्री है उसका ग्रोथ 8% होने वाला है। सिंस यहाँ पे डिमांड इतना ज़्यादा है ना, डिमांड इतना ज़्यादा है, तो आप इजीली 8% से ज़्यादा CAGR पे ग्रो कर सकते हो। ये एक बहुत ही कॉमन सी बात है। बिकॉज अगर आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ अपॉर्चुनिटी पे, कि इंडिया हैज़ ओनली 0.5 हॉस्पिटल बेड्स पर 1000 पीपल कंपेयर टू 2.4 बेड्स पर 1000 पीपल इन US। तो गैप बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा है। एंड अगर आप कहीं पे भी एक अच्छा खासा हॉस्पिटल लेके बैठ जाते हो ना, तो आपका बहुत बढ़िया बिजनेस चलेगा अगर आपको थोड़ा सा भी जो मैनेजमेंट है वो करना आता है। बिकॉज यहाँ पे ये जो ओवरऑल हेल्थ केयर इंडस्ट्री है ना, इनमें जो भी एंटर करते हैं उनके पास बहुत पैसा आता है। सिंपल सी बात है, बिकॉज यहाँ पे बहुत पैसा है। बिकॉज हम सबको पता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, एंड इस बात का हर कोई पालन करता नहीं है अपने हेल्थ का ध्यान रख के। बट स्टिल एट द एंड हेल्थ को, अपने आप को बचाने के लिए हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ेगा, एंड में कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है। तो इंडस्ट्री के बारे में आई होप को समझ में आ रहा है कि 140 करोड़ पॉपुलेशन है। एंड डिमांड अभी तक कुछ भी इंक्रीज नहीं हुआ है, कि इंडिया डायबिटिक कैपिटल है वर्ल्ड में, इतना ज़्यादा कम एज में डिजीज़ देखने को मिल रहा है। तो वो सब भी एक साइड है। एंड आपको लग सकता है यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टरी बहुत से लोगों के माइंड में आता है कि जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है वो ग्रो करने वाला है, बट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी जो है, स्कोप जो है, वो उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं भी हो सकता है, बिकॉज लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहा है, राइट। ये आपको लग सकता है, बट ऐसा एक्चुअल में होगा नहीं। पता है क्यों? मैं आपको बताता हूँ। इसका रीज़न ये है, ध्यान से सुनना, इसका रीज़न ये है कि लोगों को पता ही नहीं है कि हेल्थ का ध्यान रखते कैसे हैं। लोग तो सोचते हैं, मतलब लोगों को लगता है कि मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगा तो मैं हेल्दी रहूंगा। लोगों को लगता है कि मैं आलू नहीं खाऊंगा तो मैं मोटा नहीं होऊंगा, मैं फैट नहीं खाऊंगा तो मैं मोटा नहीं होऊंगा। तो ये सभी रॉन्ग हेल्थ एडवाइजेस है, ये सभी रॉन्ग हेल्थ अंडरस्टैंडिंग है। लोगों को पता ही नहीं है कि अपने हेल्थ का ध्यान रखते कैसे है। बिकॉज ना ही आलू खाने से मोटा होता है, ना ही फैट खाने से मोटा होता है, ज़्यादा कैलोरी इनटेक करने से मोटा होता है। एंड यही चीज़ लोगों को समझ नहीं आता। एंड ऐसे ही बहुत से चीज़ें लोगों को पता नहीं होता। लोग सोचते हैं
इससे ये होता है, उससे वो होता है, बट एक्चुअली में वो वैसा होता ही नहीं है। एंड इसी वजह से लोगों का जो डिजीज़ प्रोन होने का जो चांस होता है ना, वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। मतलब आप सोच रहे हो कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हो, बट आपके उसी लाइफस्टाइल की वजह से आपका जो डिजीज़ होने का चांस है वो इंक्रीज होता है। क्यों? बिकॉज आप एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हो। अगर आप कीटो डाइट फॉलो कर रहे हो लॉन्ग टर्म तक, तो आपके बॉडी में जो कार्ब्स है उसकी भी इंपॉर्टेंस है। अगर आप फैट को अवॉइड कर रहे हो, हर जगह पे फैट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप फैट इंटेक नहीं करोगे तो फैट सॉल्युबल जो वाइटामिन है वो आपके बॉडी में नहीं जाएगा, वो आपके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, एंड वो एब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्या होगा, समझ ही रहे हो, पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसा बहुत मुश्किल है अभी के टाइम पे इंडिया में कि आप एक सही पर्सन को ढूंढो जो कि आपको एक सही हेल्थ एडवाइस दे सके। बिकॉज हर किसी को पैसा ही कमाना है, ज़्यादातर जो लोग हैं उनको। बिकॉज यहाँ पे फ्रॉड वगैरह बहुत ज़्यादा होता है ऐसे ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़ में। हर जगह जहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है ना, वहाँ पे फ्रॉड आएगा ही, बिकॉज पैसे का ग्रोथ है एट द एंड। ठीक है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है। एंड जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, बिकॉज लोगों को तो तबीयत खराब होना ही है, एंड ये जो अपना कंपनी है इनका एक अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन है, चाहे वो साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट हर जगह पे अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन है। एंड यहाँ पे ये जो चार्ट है ना, यहाँ पे अगर आप पीपीटी ओपन करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा। सपोज किसी पर्टिकुलर जगह के जो लोग हैं उनका जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग अपना जो हेल्थ है उसके लिए ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं। एंड जब उनका तबीयत खराब होगा, वो जब हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो वहाँ पे भी वो लोग ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या, उन सभी एरिया से कंपनी को ज़्यादा बिजनेस आएगा। ठीक उसी तरीके से कंपनी ने अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन किया है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। एंड ये तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं। एंड यहाँ पे अगर हम एक और चीज़ देखें, अराउंड 43% ऑफ कंपनीज पेशेंट्स आर डोमेस्टिक वर्क इन पेशेंट्स। अब देखो क्या होता है कि सपोज आपको कोई ट्रीटमेंट कराना है, सपोज आपको कोई ऑपरेशन कराना है, राइट। एंड अगर आपको कोई ऑपरेशन कराना है तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आएगा कि यार कौन से हॉस्पिटल पे जाना सबसे बढ़िया रहेगा। आप चूज करते हो कि मैं इस पे जाऊँ, उस पे जाऊँ, किस में जाऊँ, राइट। तो तब जाके आप डिसाइड करते हो नहीं नहीं मैं इस हॉस्पिटल में जाऊंगा बिकॉज इसका सर्विस अच्छा है, इसके जो डॉक्टर्स अच्छे हैं, राइट। तो एंड ये हमारे बजट के हिसाब से अफोर्डेबल भी है, ये भी एक फैक्टर होता है। तो उस हिसाब से जो वॉक इन पेशेंट्स है, मतलब इनको कहते हैं जो कि खुद आते हैं हॉस्पिटल में, राइट, तो उनको वॉक इन पेशेंट बोला जाता है। तो वो अराउंड इस कंपनी के केस में 43% है। इसका मतलब क्या, कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू ये डिस्प्ले करता है, राइट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज अगर किसी भी कंपनी का ब्रांड वैल्यू होता है तो उस केस में कंपनी का जो ग्रो करने का चांस होता है, वो अपॉर्चुनिटी होता है, वो वैसे ही इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ तक आई होप आपको बिजनेस समझ में आ गया होगा। एंड देन देखो कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है वो कंटिन्यूअसली पॉजिटिव में है। एंड अगर हम यहाँ पे जो बैलेंस शीट है वहाँ की बात करें, देखो कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग रिजर्व है, हाईएस्ट स्टेबल रिजर्व है, बोरोइंग बहुत ज़्यादा सच है नहीं। बिकॉज किस तरीके से देखते हैं कि यहाँ पे बोरोइंग की वजह से क्या करना होता है, इंटरेस्ट देना होता है। एंड इंटरेस्ट बहुत ईजिली कंट्रोलेबल है जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसके थ्रू। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि बोरोइंग कोई बड़ी बात है ही नहीं यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो फिक्स एसेट है वो भी कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है। एंड जो CWIP है वो भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब क्या, कंपनी एकदम फुल्ली फोकस्ड है ग्रोथ पे। सिंस यहाँ पे अपॉर्चुनिटी इतना ज़्यादा है, कोई कंपनी फुल्ली फोकस्ड है ग्रोथ पे, तो ओवरऑल एक बढ़िया कॉम्बिनेशन बनाता है। एंड और भी खतरनाक कॉम्बिनेशन कब होता है, जब कंपनी का जो ROC है वो 26.5% है, जो ROE है 31.4% है। अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे जाते हो एंड यहाँ पे जो रिटर्न ऑन इक्विटी का जो बॉक्स होता है यहाँ पे देखते हो ना, तो यहाँ पे आपको दिखेगा जो लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर का जो ROE है वो हाईएस्ट स्टेबल है। लास्ट 3 ईयर का जो ROE है वो हाईएस्ट स्टेबल है, 31% का बहुत अमेजिंग ROE होता है। एंड अगर आप यहाँ पे रेशियो में जाते हो, यहाँ पे अगर ROC देखते हो, तब भी देखो आपको हाईएस्ट स्टेबल के अराउंड जो ROC देखने को मिलेगा 32% से 27%। तो बहुत ही बढ़िया ROE देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे अगर आप रिटर्न ऑन एसेट देखोगे 16.1% का, यहाँ तक बहुत ज़्यादा है। लाइक अगर आप 3 ईयर का भी देखोगे तब भी 14.8% का है, एंड 5 ईयर का भी देखोगे 9.7% का है। बट यहाँ पे करंट जो रिटर्न ऑन एसेट है वो 16.1% का है। मतलब क्या, कंपनी का जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हुआ है। एंड ऐसे कंपनी में जिसका जो हाईएस्ट स्टेबल रेवेन्यू होता है, जिसका हाईएस्ट स्टेबल अराउंड प्रॉफिट होता है, जिसका बैलेंस शीट स्ट्रांग होता है, जिसका एफिशिएंसी अमेजिंग होता है, तो वैसे कंपनीज में जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, अपसाइड पोटेंशियल है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। एंड एक कॉमन सी बात सोचो,
कि निफ्टी 50 में ये जो बड़ा फॉल हुआ, लाइक इतना सा 11% का, मतलब बड़ा तो नहीं बोलूँगा बिकॉज मैंने वीडियो बना के बताया था कि एक बहुत ही नॉर्मल करेक्शन है। एंड ये जो फॉल हुआ इसकी वजह से हर किसी के पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा हलचल देखने को मिला है, बट फिर भी इस कंपनी में कोई भी हलचल ऐसा देखने को मिला ही नहीं। ये साइडवेज में आराम से ट्रेड कर रहे हैं। अगर ऐसे जो नेगेटिव एनवायरनमेंट में अगर कंपनी का शेयर प्राइस नीचे नहीं जाता है तो उसमें जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस होता है उस स्टॉक पे पर्टिकुलर स्टॉक पे, वो बहुत अच्छे से दिखता है कि हाँ जो इन्वेस्टर्स है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है इस कंपनी को लेकर, तभी ये कंपनी नीचे नहीं गया है ऐसे सिचुएशन पे भी। तो अगर नीचे नहीं जाता, सब कुछ बढ़िया है, वैल्यूएशन वाइज भी सब कुछ बढ़िया है, तो ऊपर जाना ही है। एंड हमने अभी तक वैल्यूएशन देखा नहीं है, तो यहाँ पे एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ आपको देखने को मिलेगा, विच इज़ अगर हम चार्ट पे जाते हैं एंड यहाँ पे देखो सारी एफिशिएंसी वगैरह बढ़िया है। अगर हम चार्ट पे जाते हैं, यहाँ पे पी पे जाते हैं, 5 ईयर का पी देखते हैं, 10 ईयर का पी देखते हैं, कंपनी का पी एकदम नीचे पड़ा हुआ है। कंपनी का जो मीडियन पी है वो 53.8 का है। एंड यहाँ पे एक और जो चीज़ है, अगर हम यहाँ पे पीरियड्स पे जाते हैं एंड अगर यहाँ पे थोड़ा स्लाइड करते हैं, रिटर्न ऑन एसेट देखते हैं ना, तो जो मीडियन रिटर्न ऑन एसेट है वो 10.86 है। इंडस्ट्री का जो मीडियन आरओए है वो 10.86 का है, बट कंपनी का 16.08 का है। मतलब क्या, कंपनी का एफिशिएंसी भी बढ़िया है एंड कंपनी यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज बहुत सस्ते में भी मिल रहा है। तो इस तरीके से एक ग्रोथ कंपनी को ढूंढना होता है एंड उसमें एक ट्रेड लेना होता है। एंड टारगेट किस तरीके से ग्रोथ कंपनी में मेजर करते हैं वो भी मैं बताऊंगा, तो ध्यान से देखना। मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ बिकॉज आपको समझ में आ ही रहा है कि अभी वेडिंग सीजन है तो ज़्यादा टाइम है नहीं, तो जो भी है आप ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो जो अगर हम चार्ट पे जाते हैं, सॉरी यहाँ पे पीरियड्स में जाते हैं एंड जो पी है अगर मीडियन तक भी मान लेते हैं 59.14 यहाँ तक भी मान लेते हैं, राइट। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 59.14 इक्वल्स टू, अगर हम जो फ्यूचर जो शेयर प्राइस है वो अगर निकालने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे अगर हम ई देखते हैं, EPS 38.010 का है, तो यहाँ पे 38.10 का है, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, पी निकल जाएगा, प्राइस निकल जाएगा। तो इसको अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं 59.14 इंटू 38.10, तो अराउंड 2253 का जो शेयर प्राइस है वो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 2253 अराउंड यहाँ तक होता है। एंड अगर हम करंट प्राइस से देखने लगे तो आपको अराउंड 76% का अपसाइड पोटेंशियल इजीली देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। बट मुझे क्या लगता है पता है, मुझे क्या लगता है, बिकॉज अगर हम वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं तो उसमें आप एक सर्टेन लेवल का जो टारगेट है वो लेके निकल जाओ, वो बढ़िया होता है बहुत बार, तभी जाके बढ़िया प्रॉफिट बनता है, जो कि मैंने बहुत बार दिखा भी दिया है। एंड यहाँ पे ऐसे जो ग्रोथ स्टॉक्स है उसमें किस तरीके से जो टारगेट है उसको एक्सपेक्ट करना होता है वो मैं आपको बताऊंगा। बिकॉज देखो ग्रोथ स्टॉक में क्या होता है, स्टॉक्स जब चलना स्टार्ट करता है ना, ये साइडवेज के बाद जब चलना स्टार्ट करेगा तब ये सिर्फ 76% नहीं जाएगा, तब ये मे बी डबल ट्रिपल भी हो सकता है। तो आपको उसी हिसाब से जो अपना प्लानिंग है वो करना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे जो बिज़नेस है वो उसका अगर एफिशिएंसी सेम है या फिर ग्रो कर रहा है एंड जो EPS है वो भी बढ़िया ग्रो कर रहा है एंड यहाँ पे PE बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं हुआ है, तो आपको स्टॉक को रखना है एंड ऊपर तक जो रैली है उसको एंजॉय करना है। सिंपल बात है। जब आपको लगे कि कंपनी का जो एफिशिएंसी है वो नीचे आ रहा है, जो EPS ग्रोथ है वो नीचे आ रहा है एंड कंपनी का जो P है वो या फिर एग्जॉस्ट हो गया है, तो आपको जाके सेल करके निकल जाना है। तो इसी तरीके से आपको एक ग्रोथ स्टॉक में काम करना होता है, बट एक वैल्यू स्टॉक में किस तरीके से काम करना होता है उसके लिए हमने चैनल पे बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं, जाओ जाके देखो। मल्टीवैगर वगैरह, 3 ईयर लो और पता नहीं 50% 80% गेन, बहुत सारी वीडियोस हमने डिस्कस कर दिया है। एंड यहाँ पे अदानी स्टॉक मेरे पास था, अगर आपके पास भी था तो क्या करना चाहिए, क्या माइंडसेट रखना चाहिए। वैसे मैंने बोला था टेंशन की बात है नहीं बहुत ज़्यादा, बट उसके बाद आपको रिवर्सल देखने को भी मिल गया है स्टॉक्स में, राइट। तो ओवरऑल चीज़ें किस तरीके से लॉजिकली काम कराना होता है, मतलब काम करना होता है, वो आपको समझ में आएगा अगर आप देखोगे। तो सीखने के लिए बढ़िया जगह है। सब्सक्राइब करो अच्छा लगे तो, एंड लाइक करना मत भूलना, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए